अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और इस मौसम को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे जनाब। आज तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी के साथ साथ फॉग भी आज बहुत ज़्यादा है कि हद निगाह सेंट्रल लाहौर के अंदर ज़ीरो विजिबिलिटी है बाहर। तो इस हवाले से अभी हम बात करेंगे कि पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा। अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में हमने बात करनी है, आज जुम्मा है क्योंकि, तो जुम्मे को मुनासबत से बात करते हैं। तो जनाब, कुरान हिकमत व दानाई की किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने बुज़ुर्ग और बरतर हमसे अपने पाक कलाम के ज़रिए से बात की है और इस मुक़द्दस किताब में हमें दीनी ज़िंदगी के साथ साथ जो समाजी तौर तरीके हैं ना, वो भी बहुत अहसन तरीके से सिखाए गए हैं कि हमने किस तरह रहना है, किस तरह जीना है। अब समाजी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो कामयाबी है ना, वो लोगों के साथ इत्तेफाक और खुश अखलाक़ी से रहना होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये दर्स भी दिया है कि खुदा की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और तफ़रक़े में ना पड़ो। अब हमारे परवरदिगार ने हमें आपस में इत्तेफाक से रहने की तलकीन की है, लेकिन हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा बहुत सारे फ़िरक़ों में तकसीम हो चुकी है और एक दूसरे के ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात की बौछार की जाती है। हाल ये हो गया है हमारा कि भाई भाई का नहीं रहा है और ये फ़िरका वाराना इख्तलाफ से बढ़कर अब सख्त जानी दुश्मनी में बदल चुके, जिसकी हालिया मिसाल आपने भी देखी होगी कि करम के इलाके से आने वाली ख़बरों में हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तो माजी में मुसलमान जब दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे ना, तो उनका आपसी इत्तेहाद भी दीदनी और मिसाली हुआ करता था, मगर बदकिस्मती से हमारे भाईचारे का ये शराज़ा इस वक्त बिखर चुका है और हम एक दूसरे के दुश्मन की तरह रहने लगे हैं कि आपसी में वो इत्तेहाद, वो इत्तेफाक नज़र ही नहीं आता और जिसमें नुकसान किसी का नहीं होता बल्कि सबका इज्तिमाई नुकसान है और उसका नुकसान पूरी उम्मत को उठाना पड़ता है, पूरी कौम को उठाना पड़ता है। और ये रवैया कौमों की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाता है और बजाय इसके कि हम लोग यूरोपी या फिर मगरबी अक़वाम से साइंस या टेक्नोलॉजी के मैदान में मुकाबला करें, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये कुरान में भी बयान किया गया है और हुक्म रब्बी के बिल्कुल मुनाफी है और फ़िरका वाराना लड़ाइयों में लड़कर हम लोग एक दीनी कोताही भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारे समाजी ढांचे और मुस्तकबिल पर एक गहरा असर भी डाल रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनाब हकीकत में अल्लाह की रस्सी को हम मज़बूती से थामें और तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर अपने बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद की तरफ जाएं, ताकि हम ना सिर्फ आखिरत बल्कि इस दुनिया में भी कामयाब हो सके और मिलकर कामयाब हो सके। तो हमें चाहिए कि हम ख़ास तौर पर जो आने वाली नई नस्ल है उसको इस पुरानी फ़िरका वारानी जंग में ना उसकी भेंट ना चढ़ाएं और इत्तेहाद से रहने का सबक अपने बच्चों को कभी भूलने ना दें, क्योंकि अक़वाम आपस में इत्तेहाद कायम करके ही आगे बढ़ सकती है। और अगर हमने आगे बढ़ना है और बीट करना है तो हमें एक साथ होना पड़ेगा, एक पेज पर होना पड़ेगा। ये जो आपसी तफ़रक़ाबाज़ी है, इसमें जो इख्तलाफात आ जाते हैं, इनको पीछे रख कर हमें आगे की सोचनी चाहिए, इकट्ठा होकर कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है, तरक्की किस तरह करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी उन्हीं चीज़ों में आपस में लड़ रहे होते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आज इसके ऊपर भी बात कर ली जाए और मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। और जनाब, सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है ना, वो ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से होता है कि सर्दियों में हम ऐसी क्या चीज़ों का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और ख़ास तौर पर अपनी पसंदीदा चीज़ें भी हम लोग खाएं, लेकिन हमारा जो वेट है ना वो मैनेजेबल हो, यानी कि वो ना ही बढ़े और ना ही ज़्यादा कम हो। लेकिन ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम खा भी रहे हों लेकिन हमारा वेट भी कम हो रहा हो, ज़्यादा ना हो रहा हो। तो आज हमने इस हवाले से ही बात करना है कि गुड फैट्स एंड बैड फैट्स किन किन चीज़ों में मौजूद होते हैं। तो अगर हम ज़्यादातर गुड फैट्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या
तब भी हमारा वेट बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं हैं, और बैड फैट्स वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमने इज्तनाब करना है। तो ओवरऑल हमें किस तरह की डाइट लेनी है ताकि हम अपना वेट जो है ना उसको मेंटेन कर सके इन विंटर्स। तो इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर तैयबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। तैयबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा, सर्दियों में सबसे ज़्यादा कंसर्न, जैसे मैंने बात की है, कि हमारा यही होता है कि जब हम अपनी पसंद की सारी चीज़ें खाएं भी लेकिन हमारा वेट ना बढ़े। तो ऐसे क्या ये पॉसिबल है कि हम सर्दियों में वो सारी चीज़ें खाएं जो हमें पसंद होती हैं लेकिन हमारा वेट भी ना बढ़े? हाँ, ऐसी मतलब अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी फूड्स खा रहे हैं, तो उससे वेट पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता। उसका ये कंसर्न नहीं होता कि विंटर्स हैं या समर है। ठीक है, अभी जैसे आपने बैड फैट एंड गुड फैट की भी बात की है, तो इसमें भी ये भी एक मिथ है कि अगर हम ज़्यादा फैट ले रहे हैं तो उससे भी जो है वेट गेन हो जाता है। हाँ। लेकिन वो भी ये है कि सही फैट कौन से हैं, ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसके अंदर जो है वो गुड फैट पाया जा रहा है, जो आपकी फैट जो एक बैड फैट जो आपकी एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में, उसको जो मतलब ये पॉसिबल है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ें खा के भी अपना वेट जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं? एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। और ये बेसिकली आप जो है ना क्वांटिटी जो है ना वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। आप क्वालिटी पे जब फोकस करते हैं ना और पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका वेट मेंटेन रहता है, मैनेजेबल रहता है। अब उसमें जो है आप अगर सुबह में एक मील ले रहे हैं जिसमें कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, फाइब्रस फूड आ जाता है। अच्छा। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो बॉडी में क्या कहता है कि स्टेट जो आपको भूख लगने के जो हार्मोन्स होते हैं उसको कंट्रोल में रखता है, आपके एपेटाइट को सप्रेस रखता है। फाइबर का बेसिक रोल हमारी बॉडी में यही होता है। अगर आपने वो रखा है, फिर उसके बाद आप स्नैक में अगर आप आ जाएं तो आप कोई ना कोई कहवा ले लिया करें। हर्बल टी जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में। देन थर्ड में आ जाता है लंच आ जाता है। लंच में आप जिन्होंने वेट लॉस करना है, ठीक है, अच्छा। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने वेट गेन करना अच्छा, है। वेट लॉस करना है तो हम फिर अगर आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा एलेबोरेट करके कि अगर इन ब्रेकफास्ट हमने खाना है तो उसमें प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फाइबर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि उसमें पोर्शन हम लोग बना के खाएं कि हमारी एपेटाइट भी हो जाए अच्छी और साथ ही साथ हम वेट लॉस की तरफ भी जा सकते हैं। सबसे पहले जो है ब्रेकफास्ट में हमने मील लेना है, या तो ओट्स ले सकते हैं। ओट्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो दलिया भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं लेना तो ब्रेड आप ले सकते हैं। अब ये नहीं होता कि आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है तो वो ज़्यादा अच्छी, बस उससे वेट का जो है वो कंसर्न आता है, तो वो थोड़ा वेटेज कम आता है। अच्छा। वाइट ब्रेड की थोड़ा रिफाइंड में चला जाता है और वो थोड़ा उसका वेट ज़्यादा हो, इसलिए उसमें क्या एक स्लाइस आप ले लें। ब्राउन ब्रेड की हम 2 रेकमेंड कर देते हैं। ठीक है, और जो चपाती होती है, चपाती जो है आप अपने पाम साइज की जो है एक 7 इंचेस की, 6 to 7 इंचेस इट्स नॉर्मल। ठीक है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा उसके साथ ये हो गया आपका कार्ब्स का हिस्सा। इसके अलावा जो प्रोटीन का हिस्सा आ जाता है उसमें आपके पास अंडा है, बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें आप चाहे वेट गेन में जा रहे हैं या वेट लूज में जा रहे हैं, आप अंडा लाजमी खाएं। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बॉयल या ऑमलेट या मतलब दूसरा जो हाफ फ्राई होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वेट रिडक्शन करनी है ना, वेट रिड्यूस करना है, वो एग वाइट ले लिया करें। अच्छा। जिन्होंने करना है कि वेट गेन करना है वो ऑमलेट ले लें, वेजिटेबल ऑमलेट। अच्छा। उसके अंदर चीज़ मिला लें। ठीक है, Okay. फिर इसके साथ जो है आप अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो आधे घंटे के गैप के साथ आप चाय भी ले सकते हैं। ठीक है, अब फाइबर की बात अगर हम करें तो सीड्स एंड नट्स, जो हमारे पास सीड्स आ जाते हैं डिफरेंट, उसके अंदर जो है फाइबर अच्छी अमाउंट में है, वेजिटेबल अच्छी अमाउंट में है, फल अच्छी अमाउंट में है। ये आप स्नैक ऑप्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं। लंच वाले ऑप्शन में अगर आप चले तो जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है वो सैलड, प्रोटीन सैलड इस्तेमाल करें। उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, आप खा भी सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, बट उसको ये करें कि 3 दिन जो है आप सैलड ऑप्शन रखें और 3 to 4 डेज आप रोटी या थोड़ा बहुत जो है आप फल ले लिया करें, फल का सैलड खा लें। ठीक है, वो भी अच्छा है। ठीक है, फिर शाम की इवनिंग स्नैक में आप हर्बल टी का इस्तेमाल करें। अब ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट के उनको कौन सा जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ को ग्रीन टी भी अफेक्ट कर जाती है, कुछ को कैमोमाइल भी अफेक्ट कर जाती है। डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं पेशेंट्स के, उनकी हेल्थ को देखते हुए
हम उनको रेकमेंड करते हैं जो उनको सूट कर जाए। ठीक है, ठीक है। डिनर में कोशिश करें कि पूरी चपाती ना लें। अच्छा। जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है वो हाफ चपाती खा लें। ठीक है। साथ में वो जो है थोड़ा सा सैलड ले लें। जिनको प्रॉब्लम है गट का, वो सैलड से या एसिडिक फूड से अवॉइड करें, क्योंकि एसिडिटी फिर रात को वो खाएंगे, फिर सुबह के टाइम उनको एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है। तो उससे इससे जो है अवॉइड करें। और रात को सोने से पहले हल्दी का दूध, जैसे आजकल सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो हल्दी दूध आप थोड़ी सी पिंचेस फॉर्म में नीम गर्म दूध में आप हल्दी इस्तेमाल करें। इन्फ्लामेटरी एक तो वो रोल करता है, आपकी पूरी दिन की जो थकावट होती है वो उतर जाती है। ठीक है। ये वेट जिन्होंने रिड्यूस भी करना है वो भी ले सकते हैं, जो बैलेंस में है वो भी ले सकते हैं, जो गेन कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। ये तीनों कैटेगरीज में फॉल करता है। मिल्क एक कह रहे हैं कि आपका ओवरऑल एक पूरा होल जो है न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है, एक फूड है, कहने सप्लीमेंट है, जो कि आपको लेना चाहिए अगर आपको मिल जाता है, जो कि मतलब मिलावट के बगैर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम फैट्स की अगर बात करें, फैट्स जो है वो हमारे पास सीड्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज हो गया। अच्छा, ठीक है। चिया सीड्स हो गए। कुछ लोगों को सूट करते भी हैं, कुछ को नहीं चिया सीड सूट करते। इसमें भी डिफरेंट दो कैटेगरी। सर्दियों में कहते हैं कि उनकी तासीर क्योंकि ठंडी होती है, तो सर्दियों में नहीं उसको लेना चाहिए, ऐसा है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। उसको दूध में इस्तेमाल कर लें रात के टाइम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसको जो है हाफ टी स्पून आप लें, भिगो के रख लिया, उसको जो है वो हल्दी वाले दूध में, हल्दी भी इस तरह नहीं इस्तेमाल करें कि हाफ टी स्पून आप उसके अंदर डाल रहे हैं आप। हाँ, उसको पिंचेस फॉर्म में यूज करें, क्योंकि आप हांडियों में भी यूज कर रहे हैं। एक्सेस करेंगे तो जो ये जो पाउडर वाली हल्दी है वो यूज़ कर सकते हैं हम, या वो जो ऑर्गेनिक वाली हल्दी मिलती है, देसी हल्दी जिसको कहते हैं, हमें वो यूज़ करनी चाहिए? उसके फ़ायदे एक तो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। जो गांव में है उनको तो मिल जाती है। हाँ। ठीक है। जो यहाँ पर जैसे लाहौर में हम लोग शहरी हैं, हमें अगर हमने ऑर्गेनिक में जा रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट उस हिसाब से ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हम करते भी हैं। बट हम जो लोकली हम यूज़ करते हैं, आप वो करें, कोई बात नहीं। बट ये है कि पिंचेस फॉर्म में कर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक कर लें, वेल एंड गुड। वो एक टैगलाइन दे दी है, होती एक तरह से वही चीज़ है, बस एक टैगलाइन आपके पास आ जाती है ऑर्गेनिक का। बट ये है कि आप इस्तेमाल इजीली जो है ना कर सकते हैं। ये ना करें कि उसको अवॉइड कर लें, सुस्ती ना करें, थोड़ी बहुत कर लिया करें। उसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। जो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, खासतौर पर खवातीन के लिए जो कि 40 अबव या 50 अबव है ना, उनके लिए दूर करता है ना बेसिकली। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ना हल्दी, तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपको पता है कि मछली का भी सीज़न है, तो क्या सिर्फ मछली खा के भी हम अपना वेट कम कर सकते हैं? बिकॉज बहुत से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें सर्दियों में। मछली का इस्तेमाल जो है रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हैं। उसका वेट पे अच्छा ही अफेक्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट नहीं, बैड फैट नहीं होता है। ठीक है। जैसे चिकन में भी चर्बी इतनी नहीं होती, फिश में भी जो है उस लिहाज से यही माना जाता है। बट चिकन का एक सिनेरियो थोड़ा अलग चला जाता है। वो थोड़ा वो कहते हैं उसके इंजेक्शन लगे हुए हैं, ये वो बहुत सारे मिथ्स हैं। लेकिन फिश का ये कंसर्न में आ जाता है कि एक तो हाई प्रोटीन रिच सोर्स है। ठीक है। दूसरा वो आपकी जैसे एपेटाइट को है, अगर आपने थोड़ी सी भी आपको लगेगा कि आपको फुलनेस, आपको फुलनेस फील होता है, तो वो भी अच्छा है। और सेकंड ये कि उसके अंदर अच्छी अमाउंट में फाइबर भी पाया जाता है, और जब आप खाते हैं आपको थोड़ा सा हीट भी फील होती है बॉडी में। जब आप फैट लेते हैं ना, आप फील करेंगी कि आपकी बॉडी थोड़ी वार्म है। ठीक है। लेकिन इसको एक्सेस भी नहीं करना, एक्सेस करेंगे तो वो फिर फिश को नहीं मैं कह रही हूँ, फैट को मैं कह रही हूँ। अगर वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। ऑब्वियसली जो बीपी का जिनको मसला होता है उनका बीपी भी हाई हो जाता है। ऐसी बहुत सी फिशेस होती हैं जो पीछे से जो है उनके ऊपर सॉल्ट लगाया जाता है एक्सेस अमाउंट में, तो ऐसे उनको जो है वो भी अवॉइड करें कि अगर उनको ऑलरेडी लगा हुआ है तो घर आके उनके ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करें। लेकिन क्या तैयबा हम रोज़ाना की बुनियाद पर फ़िश का यूज़ कर सकते हैं, फ़िश इंटेक कर सकते हैं, और अगर इंटेक कर सकते हैं तो कितना पोर्शन होना चाहिए उसका? आपके पाम साइज़ के जितना। अच्छा, ठीक है। अगर आपने रेगुलर करना है ना, आप पाम साइज जितना रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है। वैसे जो यूजुअली रिकमेंडेशंस हम देते हैं वो 3 days a week। अच्छा। इससे ज़्यादा जो है अगर आप उसके अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहें, लेंटिल्स यूज़ करें, जो दालें होती हैं, दालों का इस्तेमाल करें, वो भी एक प्रोटीन का रिच सोर्स है। इसी तरह जो है सब्जियां हैं, सब्जियों में थोड़ा प्रोटीन कम पाया जाता है। ठीक है। 2 ग्राम होता है प्रोटीन, अगर एक पोर्शन हम ले रहे हैं
तो उसमें जो है कम है। लेकिन अगर आप प्रोटीन रिच सोर्सेज की हम बात करें जो कि फुलफ़िल करता है वेट मैनेजमेंट के लिए भी जो ज़रूरी होता है, वो एक तो फ़िश है, चिकन है, एग्स हैं, आपके पास बीन्स हैं जो लोबिया वगैरह आ जाता है, फिर आपके पास फलियाँ आ जाती हैं, देन उसके बाद आपके पास सोया प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बीफ, मटन, ये वाली चीज़ें जो है ना, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं जो कि प्रोटीन की रिच सोर्सेज हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी जो है ये कंसर्न है कि हमें थोड़ी गर्मी हम इसलिए ज़्यादा खा रहे हैं, नट्स जो हैं लोग, मैंने उनको, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पूरी पूरी प्लेट वो खा जाते हैं सर्दियों में खास तौर पर। हाँ। और उनका ये नहीं कोई बात नहीं, हम कॉल पे थे या फिर हम जो है टीवी देख रहे थे तो पता भी नहीं चला पीनट्स हमने इतनी ज़्यादा खा ली हैं, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि हमने तो ऐसी कोई डाइट ही नहीं ली, जब पता चलता है कि अच्छा पूरी पूरी प्लेटें खा रहे हैं, फिर डेढ़ भी हो गई है, तो उससे क्या पीनट भी वेट गेन आपकी करवाती है। अच्छा, ठीक है। इवन दो के जो दूसरे नट्स हैं वो भी वेट गेन कराते हैं। एग्जैक्टली, अगर आप उसको ज़्यादा ले रहे हो ना तो वो एक्स्ट्रा आपका लोड आपकी बॉडी पे ज्यादा आ गया। ओके, बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, हम उसको कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं। जो एक नट्स की सीड्स की क्वांटिटी है ना पर डे की, वो एक मुट्ठी है, एक फिस्ट है, आपकी फिस्ट में जितनी आ गई है ना आपने उतनी खानी है। ये कर सकते हैं कि सुबह के टाइम थोड़ी सी ले लें, शाम के टाइम ये ना करें कि पूरी प्लेट सामने रख दी अब उसको खाते जाओ। इसी तरह दूध में भी लोग इसी तरह पूरा जग पी लेते हैं, पता नहीं कहाँ से उनके पास इतनी जो है वो कैपेसिटी आ जाती है, वो पूरा दूध पीते हैं। उसके बाद फिर उनका ये कंसर्न हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, हमें जो है वेट गेन क्यों नहीं, हमारा बढ़ता क्यों जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर लेते हैं। अभी कल की ही बात है, जो है मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरा जो है ना वेट गेन हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा। जब उसकी हिस्ट्री ली, ही सेड टू मी के मैं 3 से 4 रोटियां खाता हूँ एक टाइम पे, फिर सुबह भी ले रहा हूँ, दोपहर भी और शाम भी, मतलब इसी तरह उसकी रूटीन है। और फिर उसके बाद वेट गेन नहीं होना तो क्या, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, आपने अपनी डाइट में फाइबर नहीं रखा, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं रखा, फिर इसी तरह आपने हर्बल टी भी कोई नहीं रखी, जिन चीज़ों ने उनको थोड़ा सा मोल्ड करना है, उनको मेंटेन, या आपके फैट को थोड़ा सा कहने के पिघलाना है, वो तो चीज़ें कर नहीं रहे हैं कि आपका जो है ना फैट कम हो। अच्छा, जिन्होंने वेट गेन करना है उनके लिए ये जो स्मूदीज़ हैं, वो स्मूदीज़ का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, देन फ्रूट्स का, और फ्रूट सैलेड बना के उसमें ओट्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये अच्छा उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये एक वेट गेन होता है इससे? एग्जैक्टली होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दे देती हूँ। यूनिवर्सिटी लाइफ तक मेरा वेट 45 तक था। अच्छा। और जो कि अभी ये कुछ पिछले साल तक इतना ही रहा है, 50 तक आया, फिर उसके बाद फिर रिड्यूस हुआ। मैंने जो है अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने, तो आप भी स्ट्रेस कम लिया करें। मैं वही बता रही हूँ, मैंने अपनी चीज़ों को जब मैंने देखा कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें करनी चाहिए, तो फिर मैंने अपना स्ट्रेस मेंटेन किया, अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया, फिर डाइट में अपनी जो है एग्स को रखा, देन रोटी जो है ब्रेकफास्ट में देसी घी का पराठा, ये मैं आपको अपनी डाइट बता रही हूँ। देसी घी का पराठा मैंने 2 खाने ब्रेकफास्ट में। क्या बात है। माशाल्लाह, न्यूट्रिशनिस्ट खुद कह रही है मैं 2 पराठे खाती हूँ, क्या बात है। क्योंकि मुझे वेट गेन करना था। तो देन उसके बाद जो है मैंने एक अंडा लाजमी खाना, फिर सालन खाना, फिर उसके आधे घंटे के बाद मैंने चाय पीनी है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने स्नैक में हर्बल टी भी लेनी है। अच्छा, ये नहीं करना कि मैंने बस पराठा ले लिया, अब उसको मैंने डिटॉक्सिफाई भी तो करना है ना। अच्छा। तो मैं भी भूल जाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे टेंशन होगी, मुझे वेट रिडक्शन करनी है। सही है। फिर स्नैक टाइम पे एक टाइम पे मैंने कहवा रख लिया, फिर उसके बाद जो है लंच पे मैंने सैलड रखा, प्रोटीन सैलड रखा। ये नहीं है कि मैंने रोटी वापस खाई है, नहीं, सैलड रखा। फिर उसके बाद रात के टाइम फिर मुझे स्वीट प्रोडक्ट्स का बहुत क्रेविंग है, और मुझे चॉकलेट्स या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स भी बहुत पसंद है। अच्छा। वो भी लेनी है, तो वीक में 2-3 बार मैंने ले ली है। अच्छा। एज अ बीइंग अ डाइटिशियन मुझे एक फायदा ये है कि अच्छा ठीक है, मैंने कब क्या खाना है, कब क्या नहीं पता हो जाता है, पता हो जाता है, उसको मैनेज कैसे करना है वो भी मैंने, मतलब कि हम खा सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट आप चले गए हो, आप बिल्कुल ही ऑफ, यार मैंने तो ये भी नहीं खा, ये भी मना कर दिया, वो भी नहीं खा सकते हैं। नहीं, अगर आप प्रॉपर वे में, बैलेंस वे में चल रहे हो ना, आप
सब कुछ खा सकते हो। ये इवन दो जिनकी हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, मतलब जीन्स में डायबिटीज़ है पेरेंट्स में, मेरी भी Family पेरेंट्स में, में है, हाँ। बट अगर आप मेंटेन्ड वे में चल रहे हैं ना, आपको तो वो कुछ आपको भी कुछ भी नहीं हो करेगा, सकता आपका अगर weight आप gain- बैलेंस डाइट लेके चल रहे Exactly। हो। और मैंने माशाल्लाह से 60 किलो तक बढ़ाया, वापस मैंने रिड्यूस भी किया है अच्छा, क्या 5 बात है, किलो वाह तक। जी वाह। तो ये तो चीज़ें ये जो है फायदा है न्यूट्रिशनिस्ट होने का कि आप बढ़ा भी लेते हैं और आप भी कर साथ ही लेते जो है ना उसको रिड्यूस भी कर लेते हैं कि आपको टेक्निक पता होती है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि जैसे बहुत से लोग कॉफ़ी का भी, खासतौर पर ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सुबह में ब्रेकफास्ट के अंदर विद ब्राउन ब्रेड, दो वो ले ली या मल्टी ब्रांड ब्रेड ले ली हमने, और साथ एग, ख़ासतौर पर बॉयल एग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है और इसकी कह लें कि वेट लॉस के लिए ये अच्छा है। हाँ, ये मतलब है कि ब्रेकफास्ट ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा। इसमें कार्ब्स, प्रोटीन सब कुछ आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अगर किसी ने वेट लॉस में ये ले भी ली है, साथ में उसके बाद आप कहवा ले रहे हो या हाँ। ब्लैक टी जो है ले लेते हो आधे या घंटे के गैप के बाद, बहुत अच्छा है। इवन दो अगर आप एक्सरसाइज से पहले कोई भी कुछ भी नीम गर्म चीज़ लेते हैं, वो आपके जो है आप फिर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। अगर रेगुलर डाइट है, कहवा ले लिया एक्सरसाइज से पहले, सिर्फ कहवा, आप देखेंगे कि महीने में आपका वेट रिडक्शन थोड़ा बहुत हुआ होगा। यही एक जो है प्रैक्टिस, अगर आपको जिनका पेट भरा हुआ होता है, औरतों में क्या होता है थाइज में फैट आता है, ठीक है, मर्दों में आता है पेट पे फैट आता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है अगर आप एक तो जो है बैठे बैठे थोड़ी सी लेग्स एक्सरसाइज करते कर लें, हाँ। वो भी ये नहीं कि विग्रस आपने करनी है, फिर खलियां और जो क्रैम्प्स होते हैं वो फौरन पड़ उसका भी जाएंगे, ख्याल रखना है, उसका हाँ, ख्याल obviously। रखना है। अब उसको भी मेंटेन, इस तरह के पानी का इंटेक जब आप अच्छा करते हैं ना, हाँ। इलेक्ट्रोलाइट फिर आपकी मसल्स जो है ना वो क्रैम्पिंग नहीं करते हैं, क्रैम्पिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो उसको रखें, साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, आपको जो है आपका पेट या थाइस जो है वो रिड्यूस भी होंगी, ठीक है। और अच्छे से आपका जो है वेट का ख्याल रखेंगे, बैलेंस का डाइट का ख्याल रखेंगे तो जनाब आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो डॉक्टर तैयबा हमारे साथ मौजूद थी। तैयबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हमारा टॉपिक था कि हमने वेट किस तरह मैनेज करना है इन विंटर्स। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब शहर लाहौर में जो क्राइम की रेशो है उस हवाले से बात करते हैं कि जनाब जो क्राइम है और ख़ास तौर पर तशद्दुद के वाक़यात में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ पिछले साल 2024 की अगर बात की जाए तो सर फहरिस्त जो एक केस हमारे सामने आया था वो था अदाकारा नरगिस ने, जिनके ऊपर उनके शौहर की तरफ से तशद्दुद किया गया और उसकी पिक्चर्स और उसकी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद उन्होंने अपने शौहर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई और ये मामला हाईलाइट हुआ, हाई प्रोफाइल मामला था। अब खबर ये आ रही है कि जनाब अदाकारा नरगिस ने अपने शौहर से सुलह कर ली है और उन्होंने जो अपना केस है वो वापस ले लिया है, मुआफ़ कर दिया अपने शौहर को। और मुबैना तौर पर शौहर ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था और मौक़िफ़ ये अदाकारा का सामने आया कि घर के बुज़ुर्ग अफराद के कहने पर उन्होंने सुलह की है। तो क्या मामला है ये, इस पर भी बात करते हैं। और इसके अलावा बाकी जो ट्रैफिक पुलिस को गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का खुसूसी इख्तियार भी मिल गया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, एंकर पर्सन है और उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक और गेस्ट हैं मुदस्सिर हुसैन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। थैंक यू। मुजाहिद साहब, पिछले साल हमने देखा बहुत से तशद्दुद के वाक़यात हमारे सामने आए, उनमें से सर फहरिस्त अदाकारा नरगिस का भी था, बहुत हाई प्रोफाइल था, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बात भी की, प्रोग्राम्स भी किए, उन्होंने भी खुलकर बात की, बहुत सी कड़ियाँ भी जुड़ी उस केस के अंदर। तो अब माफ़ी होगी? उनका जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने कॉल की और उसके बाद उनके भाई हैं खुर्रम भट्टी साहब, उन्होंने वो तस्वीर जो आज भी हर जगह पे वही तशद्दुद ज़दा जो तस्वीर थी वो नज़र आती है, वो उन्होंने भिजवाई। तो उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और जब उनको देखा तो बहुत सारी बातें ये भी सामने आती रहीं कि इन्होंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है तो उसकी वजह से इनको एलर्जी हो गई है। लेकिन चूँकि मैं उनको मिला और उसमें
वाकई उन पे तशद्दुद हुआ था, और उनकी चेहरे की हालत और उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो ये बता रहा था कि उनको काफ़ी दुख और तकलीफ़ है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर उसी में हमने एक प्रोग्राम भी किया। जब उन्होंने मुझे कॉल की तो उन्होंने कुछ उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो हमने प्रोग्राम में भी शामिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अदाकारा नरगिस का पैसा ही उसका दुश्मन बन गया। ये उनके मुंह से अल्फाज निकले। और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपने इसके अलावा भी शोहर पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जो बड़े मेरा ख्याल पता नहीं कैसे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो वो ये सारी चीज़ें उन्होंने तकलीफ़ और दुख उन्होंने बताया। फिर उसके बाद दूसरी जानिब एक और पहलू ये भी है कि जो उनके शोहर हैं और इंस्पेक्टर हैं माजिद बशीर, उन्होंने अपनी बीवी के हवाले से कोई ऐसा बयान जो है वो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यही कहा कि वो मेरी इज्जत है और मैं उसके मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। बहुत सारे लोगों ने इस पे कोशिश भी की कि सुलह हो जाए, कोई राब्ता इनका बहाल हो जाए। दोनों ख़ानदानों ने किया, जिसमें अभी तक की जो इतलात है कि नरगिस के घर वाले गालिबन इस बात पे भी आमादा नहीं थे, राज़ी नहीं थे कि वो अदालत में भी वो लिख के दे कि ये सुलह हो गई है और ये मामला ख़त्म हो जाना है। लेकिन उन्होंने ये कहा है अपने बेटे और बेटी की वजह से वो सारा कुछ कर रही है। और 3 साल की बात जो किसी तहरीर में नज़र नहीं आई, ये मैं मेरे से पहले बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चूँकि ये कोई हकीकत में मबनी मुझे बात नहीं लगती है कि 3 साल का कहना कि जी 3 साल तक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई दुनियावी तौर पे ये बात किसी को भी होती नहीं है। अच्छा मैं चाहूँगा शेख साहब वही स्टोरी भी बताएं कि असल इनकी लड़ाई की वजह क्या है। ये शेख साहब बताएं कि असल वजह क्या है इनकी लड़ाई की, क्यों ये लड़े क्यों मेरे पास मुबैना तौर पर इतला है कि इनका जो खावंद है वो जुआ खेलता है, जुए के लिए वो पैसे मांगता था। तो उस वजह से जो है वो उनकी लड़ाई हुई है। और मुबैना तौर अच्छा, मुझे तो क्योंकि इस केस में अब कोई भी बात करते हुए डर लगता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ियों पे जो है वो केस किया जा चुका है। लेकिन ये जो मुदस्सिर ने देखे हकाइक है वो तो हमें सामने रखनी चाहिए। बात की है वो इसने कोई अपने पास से बात नहीं की है। हकीकत में ये बात ठीक है, ये है नरगिस की जुबानी हमारे ही टीवी, हमारे ही चैनल, हमारे ही मेरे ही प्रोग्राम जुर्म अंजाम में ये चल चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे मांगे जाते हैं। जो मैंने आपको बात की उसको ढके छुपे अल्फाज में मैंने कहा कि वो कहती थी कि नरगिस का पैसा ही उसका दुश्मन बन गया। तो इसमें तमाम बातें सारी आ जाती हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो शायद कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ये नरगिस के अपने अल्फाज हैं। तो उन्होंने ऐसी भी बात की थी। लेकिन मेरा ख्याल है हम तीनों समेत सब लोग ही चाहते हैं कि अगर मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी, तो उनको चले। हाँ, अच्छी बात है कि उन्होंने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है तो अपनी अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारें। हम भी यही चाहते हैं कि इख्तिलाफात कम हो जाएं लोगों में और ये मुआशरा भी हमारा आगे चले, हम भी आगे चलते हैं। मुदस्सिर, एक और स्टोरी है जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि ट्रैफिक पुलिस को अब जो है ना वो इख्तियारात मिल गए हैं कि वो जितने भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं या माफिया है उनके खिलाफ वो क्रैकडाउन भी कर सकता है। क्रैकडाउन तो ऑलरेडी वो कर रहा था, अब उनको वो गिरफ्तार भी कर सकता है। ये इसमें मेरी बड़ी हैरानकुन बात है कि ट्रैफिक पुलिस के पास गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाब नहीं है, वैसे इख्तियार नहीं है। ये DIG जो अतर वहीद हैं जो CTO नए आए हैं उन्होंने ये इख्तियारात नीचे दिए हैं। और लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये नहीं है। कानून ये नहीं कहता कि ट्रैफिक पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। ट्रैफिक हथकड़ियाँ भी लगाई हैं लोगों को। हथकड़ियाँ भी तो ऐसी हैं कि वो मुझे देखकर बड़ी हैरानगी हुई है कि हथकड़ियाँ जैसे जानवरों को बांधने वाली नहीं जंजीरें होती, ये उस तरह की हथकड़ियाँ हैं। ये जो पुलिस वाली हथकड़ियाँ वो नहीं थी। और लेकिन उनको कह दिया गया कि आपने हथकड़ियाँ लगानी है। उन्होंने अपनी तरफ से मैनेज किया, सेक्टर इंचार्ज ने जो उनको हथकड़ियाँ मिली जैसी मिली उन्होंने ख़रीद के हथकड़ियाँ लगाना शुरू कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ना, अब इसके पीछे जो अमारा अतर को हटाया गया, अमारा अतर को जो CM है ना वो लाइक नहीं करती थी, डिसलाइक करती थी। उसकी क्या वजूहात हैं वो खुद ही बता सकती हैं। जब वो आई तो 1 महीने बाद उसने कहा कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपको मैं जो है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। अब रिसेंटली उसको किस चीज़ पे हटाया गया है कि इंस्पेक्शन टीम CM की निकली है बाहर, उसने कुछ 7-8 तस्वीरें
जहाँ पे रोड ब्लॉक थे वो भेजी हैं सीएम को। और उसके बाद सीएम ने आईजी को मैसेज किया है कि अभी इसका नोटिफिकेशन जारी करें उसको हटाने का, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये रोड्स तजावजात ये चीज़ें नहीं थी कि और चीज़ थी जिस पे हटाया गया, कारकर्दगी भी हो सकती है लेकिन बाकी चीज़ें भी थी। अब उनके ही मियाँ को लगा दिया गया, जो अच्छा उनके हस्बैंड को ही लगा दिया गया, उनके हस्बैंड को लगा दिया गया, ठीक है। और ये सीट है 19 ग्रेड की और वो 20 ग्रेड में है, डीआईजी हैं। अब वो अगले 2-3 माह 2 साल तक 1 साल तक वो एडिशनल आईजी के कोर्स पे भी चले जाएंगे। अब इतने सीनियर बंदे को लगा दिया, अब उसको इख्तियार भी दे दिए हैं कि आपने ट्रैफिक को सीधा करना है। ट्रैफिक को सीधा करने के लिए अब उनको यही हाल नज़र आ रहा है कि लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करूं, उनको पकड़ूं, उनको हवालात में बंद करूं, तो उस तरीके से जो ट्रैफिक को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई अब की जा रही है पार्किंग माफियाज के खिलाफ, ये हो पाएगा, ये फिजिबल है? ये ना टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं थोड़ा सा अपना इसमें राय दे देता हूँ। एक तो हमारा अतर जो है वो मेरा तो उनके साथ बड़ा अच्छा है ताल्लुक, तो ये यकीनन बात मुदस्सर साहब चूँकि इनकी बड़ी गहरी नज़र है क्राइम की दुनिया में, तो ऐसा ही है कि कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात थे कि उनको तब्दील करने की बातें होती रहीं। लेकिन अब जो आए हैं डीआईजी रैंक के ये हैं और इनका अपग्रेड भी सीट को कर दिया गया, क्योंकि सीटीओ जो है वो एसपी की या एसएसपी की सीट है, तो उसको अपग्रेड करके किया गया। इससे पहले कैप्टन मुबीन साहब भी डीआईजी थे, तो उनको भी सीटीओ लाहौर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन वो डीआईजी थे। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी अहम बात है जो कानूनी नुक्ता मुझे मालूम है, जो मेरे इल्म के मुताबिक, कि कोई भी शख्स किसी को भी गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ के तो पुलिस के हवाले कर सकता है, ये हमारा कानून कहता है। ठीक है। अब मतलब मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं, मुदस्सर साहब भी कर सकते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ, तो मैं तो यकीनन आप तो कर ही सकता हूँ। तो ये एक कानूनी तौर पे ये हक है। अब कल उनसे मेरी अतर वहीद साहब से बात हुई, तो मैंने कॉल की, उनकी वो मीटिंग में थे, फिर उनकी कॉल बैक आई, तो उन्होंने बड़ा अरसे बाद मुझे बताया कि आपसे बात हो रही। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ये बहुत शोर था कि लोगों को हथकड़ी, तो वाकई वो जो है वो किसी भी बफलो को या भैंस को डालने वाली हथकड़ी इतनी लंबी, मतलब अगर इख्तियारात मिल रहे हैं तो फिर हथकड़ियां भी ले लेते, मतलब वो चेन पकड़ के आप ऐसे कर रहे हैं, तो अच्छा अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हमने तो 500 मांग लेते। हाँ, ये भी पुलिस ही है। उन्होंने कहा कि ये 500 लोगों को हमने उनके पास कम है। हाँ, उन्होंने कहा 500 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने इस बात का किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्प बात थी कि अगर कोई, आप देखें ना, आप अगर वायलेशन कर रही हो और आपको वहाँ पे रोका जाए, अब इसमें कानून ये ऐसे हुआ तो नहीं है कि अब कोई खातून हो तो क्या लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ट्रैफिक वार्डन जो है वो लेडीज़ को फिर हथकड़ी लगाएगी? तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि वायलेशन तो जो है वो खवातीन भी करती हैं। हाँ, दोनों ही करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो तमाम लोग करते हैं। एक तरफ कोई मर्द हो उसको हथकड़ी लग रही हो और दूसरी तरफ कोई खातून हो तो उसको क्या हथकड़ी लग रही। ये तो अगर एक ऐसे ही मैं लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको यार बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा शायद अतर वहीद साहब किसी वजह से मेरे सामने ऑन नहीं कर रहे, तो फिर मैंने अपने जो सोर्स के तौर पे, जिसमें अच्छे लेवल के सीनियर पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक के हैं, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने भी आगे से बड़ा जो है वो अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा यार अभी तक मुझे तो कोई इतला नहीं है, हम तो आपके मीडिया के जरिए जो है ना वो ये चीज़, अच्छा ये मैंने ये कंफर्म किया ना इस चीज़ को, जो एडिशनल आईजी ट्रैफिक है उनसे कंफर्म किया, कहता नहीं मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना हमें पता है। इन लोगों ने गिरफ्तार किया लोगों को? गिरफ्तार क्योंकि वो डीआईजी है, वो भी ऑर्डर दे सकता है कि आप जो नजायज़ तजावज़ात हैं उनके खिलाफ एक्शन करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हल नहीं है ट्रैफिक को मसाइल को हल करने के लिए। अब देखें, आपने इतने जुर्माने कर दिए, हेलमेट ना पहने आपने 2000 जुर्माना कर, 2000 का हेलमेट आ जाता है, आप हेलमेट के इंस्टॉल लगा दें और कहें कि ये जुर्माना नहीं करना, आप हेलमेट खरीदें, ठीक है, ये आप उसका हल निकालें, ये सोल्यूशन निकालें, बजाय कि आप एक जुर्माने किए जा रहे हैं। ये अवाम को ना मज़ीद तंग किया जा रहा है, मैं तो ये समझता हूँ। अब ये देखें, ये हथकड़ियाँ अगर आम पुलिस भी पकड़ रही है,
ठीक है ना, थाने वाली पुलिस भी तो पकड़ती है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर पकड़ लेती है, पैसे लेकर छोड़ती है। लेकिन मुदस्सिर इसमें सबसे एक अहम चीज़ ये है कि इसका जो एक ऑडियो मैसेज चल रहा है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो रॉन्ग पार्किंग, अच्छा, रॉन्ग पार्किंग पे ये चीजें हो रही है, ये वायलेशन जो करे, जो मैंने मैसेज वो सुना है, आपने भी सुना होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि रॉन्ग पार्किंग की वायलेशन पे जो है वो ये डीआईजी साहब जो है अतर वहीद साहब, उन्होंने ये इख्तियार दिया है कि हुक्म आप दिया है। उनको, हाँ, अच्छा, अब एक बात तो मुदस्सिर की मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लोगों को बहुत भारी जुर्माने करने से बहुत कुछ हुआ है, इसकी वजह से तो परेशानी भी, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं भारी जुर्मानों से। लोगों ने देखा कि आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं तो ब्रेकें लगी सड़कों पे। चीज़ें ठीक नहीं है, इनको हम ठीक नहीं करने जा रहे। असल में ट्रैफिक का मसला जो है ना वो इंजीनियरिंग में है। इंजीनियरिंग में है कि आपको अंडर पासेस बनाने पड़ेंगे, जहाँ ट्रैफिक चौक होती है, बंद होती है, आपको उनको रोड्स का पता है, वहाँ पे आप अंडर पासेस बना दें। आप इंजीनियरिंग पे जाएँ, आप तजावजात भी ठीक है वो हटाएं उनके पीछे, लेकिन ये पकड़ तकड़ ठीक नहीं है। आप थाने की पुलिस और ये ट्रैफिक वार्डन को आपको पता है कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, ये तो छोटी सी बात पे आपे से बाहर हो जाए, हर बंदे को हथकड़ियाँ लगाना शुरू कर देंगे। इनके पास पहले जो है ना वो असला भी होता था, इसी वजह से लिया गया था कि इन्होंने गोलियां मारनी शुरू कर दी थी। ये अब ट्रैफिक पुलिस ने शुरू में, अब ये पिस्टल होता था इनके पास। अब ये मसला ये है कि अब दोबारा फिर आप इनको ये इस तरह के इख्तियार दे रहे हैं, ये थाने के पास होने चाहिए। अगर वायलेशन होती है तो अगर किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है तो उसको आप हाथ, मतलब आप रवैयों के हवाले से लोगों में अवेयरनेस पहुंचाए, माशरती तौर पर बेहतर करने की कोशिश करें। इस तरह जो चीज़ें हैं उनको करके आप और ज़्यादा कह लें कि टॉक्सिसिटी या फिर परेशानी जो है ना लोगों के अंदर जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामलात थे जनाब, दो स्टोरीज थी जिसको हमने डिस्कस किया। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ लाहौर शहर के मसाइल के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज हमारे पास वही दरीना मसला है कि जनाब गैस की शॉर्टेज है, गैस घरों में आती नहीं है, मीटर्स नहीं लग रहे हैं, और जो कुदरती गैस है वो कह लें कि किल्लत होती जा रही है उसकी। और उसके कह लें कि जो अल्टरनेट है, एक तो लकड़ी का इस्तेमाल है, कोयलों का इस्तेमाल, और दूसरा सबसे जो अव्वल चीज़ आती है वो है एलपीजी का इस्तेमाल, जो कि लोगों को सस्ती लगती है, सस्ता ईंधन लगता है, क्योंकि लकड़ी और कोयला लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलपीजी भी अब जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, उसकी जो कीमतें हैं। ओगरा जो ख़ास तौर पर उसकी कीमत का तयन करता है, उसके बिल्कुल बरअक्स जो है माफिया, एलपीजी माफिया, वो अपने दाम ले रहा होता है आम शख्स से। तो इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया जाता। एलपीजी भी महंगी है, फिर गैर मेयारी सिलेंडर्स की भी भरमार है मार्केट में, उसके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा होता। आए रोज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मिनी बम जिसे कहा जाता है, ये घरों में इस्तेमाल होते हैं। और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो रूनुमा हुए हैं पिछले साल भी कि जनाब फट जाते हैं क्योंकि ये गैर मयारी सिलेंडर्स हैं। तो इस पर आज बात करते हैं कि जनाब अवाम जो है वो सरकारी निर्ख के बरक्स जो महंगे दामों एलपीजी ख़रीदने पर मजबूर है। क्या इसका कोई हल है हुकूमत के पास या नहीं है, और वो क्या इस हवाले से इकदाम कर रही है? इस पर बात करने के लिए फ़ाद अमीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाद साहब, नया साल शुरू हो गया है लेकिन मसले वही पुराने हैं जिनके ऊपर आए रोज़ हम लोग बात करते रहते हैं। अवाम भी इसके ऊपर मजबूर होती हुई दिखाई देती है कि अब क्या ही हम कर सकते हैं। आवाज़ उठाते हैं, कोई आवाज़ सुनने को नहीं आता है हमारी। एलपीजी के हवाले से मुझे बताइए कि ओगरा की तरफ से क्या उसकी कीमत का तयन किया गया है और वो बिक कितने में रही है? देखिए जी, एलपीजी कई साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। जो सूरत हाल है ना, इस दफ़ा भी वही, इस दफ़ा थोड़ी सी वर्स्ट सूरत हाल है उससे दिखाई दे रही है। एलपीजी हमेशा जो ओगरा रेट मुकर्रर करती है उससे महंगी ही बिक रही होती है। अब इस वक्त जो जनवरी के लिए ओगरा की जानिब से रेट मुकर्रर किया गया, उसमें एलपीजी की कीमत में जो दिसंबर की कीमत थी उसमें 4 रुपये कुछ पैसे कमी की गई थी। अच्छा, ठीक है। और जो कीमत मुकर्रर की गई है 250 रुपये 38 पैसे है फी किलो। मगर इस वक्त शहर में जो बिक रही है वो 270 से 310 रुपये फी किलो तक बिक रही है। ठीक है। तो आवाम जो है वो परेशान है। ओगरा रेट मुतय्यन कर देता है,
रेटों का तयन वो कर देता है, मगर उस पर अमल दरामद होना सबसे बड़ा मसला है। नहीं तो अमल दरामद नहीं होता, दिखाई ओगरा दे ने रहा। कराना है या किसने कराना है अमल दरामद उसके ऊपर? देखिए है तो काम तो ये ओगरा का ही है। अच्छा। जो रेट मुकर्रर करता है उस पर अमल दरामद करवाना भी उसी का काम है, मगर ओगरा ने अपनी पावर्स जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को भी दी हुई है इस हवाले से। पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, ज़िला इंतज़ामिया भी कार्रवाई करती है, मगर इन तमाम के बावजूद जो माफिया है वो सर्दी में आता है, अच्छा, आवाम को लूटता है, उसके बाद गायब हो जाता है। अब तो फाद साहब गर्मियों में भी यही सूरत हाल है एलपीजी इस की, दफा क्योंकि कुदरती गर्मियों गैस में तो भी है नहीं है। यकीन करें कि गुज़िश्ता अगर हम 3 साल पहले चले जाएं तो गर्मी में जो ओगरा रेट मुकर्रर करता था उससे कई गुना सस्ती कीमत पे एलपीजी फरोख्त की जा रही होती थी, क्योंकि डिमांड ज्यादा नहीं थी ना, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड नहीं थी। सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड इतनी थी नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एलपीजी की वो हम बहुत ज्यादा एलपीजी जो है वो हमारी अपनी है, ठीक है, दरामदी भी है, मगर जो हम खुद हमारी खुद एलपीजी है वो किधर जाती है, वो कोटा उन सिर्फ मखसूस लोगों को दिया जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से ये माफिया जो है वो छाया हुआ है इस वक्त। लोगों को आप देखें कि फी किलो के हिसाब से अगर आप देखें तो 60 से 70 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफी वसूल किया जा रहा है अवाम से। और जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो फिर छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर देते हैं। अच्छा। अब वो छोटा दुकानदार जो है वो तो खुद एक हिसाब से अवाम ही है ना, हाँ, एक आम शख्स ही है ना, उसको जिस भाव मिलेगा उसने तो थोड़ा बहुत उस पर रख के लेना ही है। मैं जाता हूँ प्लांट में, मुझे 270-280 रुपए मिलती है, 10 रुपए मेरा खर्च आ जाता है उस पर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, 10 रुपए मैं दुकान का किराया और जो मुलाजम है उनकी चीजें और अखराजात निकालता हूँ, मैं तो उस पर 10 रुपए रखता हूँ, ठीक है ना, उसको तो 10 रुपए बचते हैं, मगर जो मेन जो कल्प्रेट्स हैं वो तो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो है उसका क्या नाम है, प्लांट वाले, जहाँ से जरूरत तो उनके खिलाफ कार्रवाइयों की है। अच्छा, ठीक है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई आज तक दिखाई नहीं दी। तो लाहौर में कितने प्लांट्स हैं ऐसे? लाहौर में तो नहीं है, लाहौर के गिरदोनवा में है। हाँ जी, लाहौर के गिरदोनवा, लाहौर के अंदर मेन लाहौर में नहीं है। हाँ ठीक है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं? आज तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी उनके खिलाफ, आज तक कोई रेट के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या उनके असर रसूख बहुत ज्यादा है? देखें जी, वो वही लोग हैं, बासर लोग हैं जिनके प्लांट है, जिनको ठेका मिलना है, जिनको कोटा मिलना है, वो बासर ही हो गए, जो हर दफा आते हैं मौसम सरमा में लूट मार करके और उसके बाद गायब हो जाते हैं, और हमारी तरफ से जो है वो दावे किए जाते हैं कि जिस दफ़ा हम नहीं छोड़ेंगे ये वो, उस दफ़ा फिर वो छोड़ देते हैं उनको, जाओ जी अपना काम करो और कमाइश भाई करके निकल जाओ। अच्छा। देखिए ये कितना एक अलमिया है कि एलपीजी को गरीब का फ्यूल समझा जाता था, सबसे सस्ती एलपीजी थी, ऐसे ही है। हाँ जी, ठीक है, रक्शों में, लोडर गाड़ियों में, और उन इलाकों में एलपीजी वो वाहद फ्यूल है जो उन इलाकों में यूज़ होता है जहाँ पर लोग जो है वो ये पेट्रोल और वो मिट्टी का तेल और लकड़ी और ये दीगर चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि ये ज्यादा महंगी है, ये ज्यादा महंगी थी। हाँ जी। मगर अब तो एलपीजी ज्यादा महंगी हो गई है ना, ये एलपीजी से ज्यादा महंगी थी चीजें, मिट्टी का तेल, उसके बाद लकड़ी, कोयला, ये एलपीजी से बहुत महंगे थे, एलपीजी सस्ती थी, ठीक है, एलपीजी तो मिलती थी 60-70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। अब मेरे ख्याल से अभी ये सारे बराबर आ गए हैं। अब ये पेट्रोल से ज्यादा इसकी कीमत होगी, आप देख लें एलपीजी की। हाँ, अब पेट्रोल 250 रुपए है और ये 253 रुपए है, और एलपीजी जो आपको 310 रुपए में मिल रही है, 300 से 310 रुपए इसका रेट मुकर्रर है। तो आम जो लोग हैं वो बेसिकली पिस रहे हैं। अब इसका यूजर ही देखे कहाँ पे है, कुछ छोटा मोटा ठेला जिसने लगाया, हाँ जी, उसके पास चिप्स वगैरह का, और वो समोसे पकौड़े ये वो, अगर किसी ने बर्गर का छोटा सा ठेला लगाया उसके पास एलपीजी है, ठीक है, अगर किसी ने वैसे कोई दाल चावल ये वो सारे वो लगाए, उसने हल्का सा गर्म करने के लिए उनको उसने वो रखा हुआ है एलपीजी का सिलेंडर। तो उसके बाद रिक्शा ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, जितने भी सबसे ज्यादा इसका यूजर जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए। अब एक रिक्शा ड्राइवर है, अब रिक्शे का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सारे पे। मुझे तो लगता है अब 50 to 60% जो डोमेस्टिक का यूज है वो भी एलपीजी पे ही हो रहा है, एलपीजी पे जा रहा है। हाँ जी, मुतबादल ईंधन है ही कोई नहीं, और मुतबादल ईंधन तो एलपीजी है। अच्छा, क्योंकि शिद्दत बढ़ती जा रही सर्दी की, तो मजीद इसमें हम इजाफा देखेंगे इसकी कीमतों में? बिल्कुल, जो नजर आ रहा है वो मजीद इसमें इजाफा, इसमें होगा क्या, एलपीजी
मुल्क में वाफिर मिकदार में मौजूद अच्छा, है, ठीक ये है। मैं आपको बताऊं। ओके। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर होगा क्या, अब इसकी मसनूई किल्लत पैदा की जाएगी अच्छा। अगले चंद दिन में। जो ओह। प्रेडिक्शंस हैं, अगले चंद दिन में इसकी मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, ब्लैक में फ़रोख्त की जाएगी ये LPG। अच्छा, इसमें अब ये देखें कि ये बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त LPG, क्योंकि कुदरती गैस इस दफ़ा गैस के मामला कुछ बेहतर दिखाई बेहतर है, देते हैं, लेकिन कनेक्शंस भी नहीं है ना बहुत से कनेक्शन जो लोगों नहीं के। है। हाँ, बहुत से लोग हैं जिनके दूसरा कनेक्शन जो ही वो नहीं है। स्लैब लगा दिया आपने, हाँ, तो वो उसकी वजह लोग से ये लोग- कह रहे हैं कि हम वो ना ही यूज करें। वो ना यूज हाँ। करें। अब मैं आपको बताऊं कि यकीन करें, मैंने अभी तक जो है वो घर में वो आप सिलेंडर पे शिफ्ट हो गए? गीजर नहीं इस्तेमाल किया अभी तक। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि पिछली दफा जो बिलों के हालात थे वो तो क्योंकि अब ये 3 महीने में अगर आपका गैस का बिल ज्यादा गया तो समझे कि आप पूरा साल जो है ना वो ज्यादा बिल ही बेयर करेंगे, वो चाहे गर्मियों में आप ज्यादा यूज करें या ना करें। SNGPL के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ना, हाँ। वो कहते हैं कि भाई हमने इस दफा ना गीजर इस्तेमाल किया ना हीटर इस्तेमाल किया है। हम इस दफा अगर कोई पानी गर्म करने के लिए चीज इस्तेमाल भी करते हैं ना, तो वो हम सिलेंडर इस्तेमाल वो करते हैं। सिलेंडर पे इस्तेमाल तो आप करते हैं देखिए और सिलेंडर की इतनी जरूरत है, जरूरत पड़ और गई, ये हालात हैं इम्पोर्टेंस है, लेकिन LPG उसकी की। भी कीमतों की भी कह ले कि माफिया जो है सरगर्म है और अपनी अज खुद कीमतें बढ़ाई जाती हैं, ओगरा के कीमतों के बिल्कुल बरक्स जो है ना वो बेची जा रही है। तो इस पे पंजाब हुकूमत को या ओवरऑल हुकूमत को मेरे ख्याल से काम करने की ज़रूरत है, क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। तो राना फ़हद हमारे साथ मौजूद है। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की मुनासबत से ही अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, और ख़ास तौर पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमने बात करनी है कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरफ से भी बहुत सारी तसानीफ़, बहुत सारी किताबें जो हैं सीरत नबी पर लिखी गई हैं, और बहुत से गैर मुस्लिम लोगों ने भी इसको कह लें कि अपना ख़ासा बनाया और अपनी तहरीर जो है इनके ऊपर लिखी है। तो वो कौन कौन सी तसानीफ़ है, हमें उनमें क्या क्या ऐसी अहम नुमाया चीज़ें मिलती हैं जो हमें पढ़नी चाहिए उसके अंदर, और किस किस ने ये तसानीफ़ लिखी है, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद से बेहतर मेरे ख्याल से और कोई किताब है नहीं है जो हमें उनके बारे में बता सकती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ तसानीफ़ हम देखते हैं कि उनके ज़ाते मुबारका के ऊपर लिखी जाती हैं। वो मुसलमानों ने भी लिखी हैं और गैर मुस्लिमों ने भी लिखी हैं। तो कौन कौन सी ऐसी तसानीफ़ हैं जो हमें पढ़नी चाहिए? एक तो ये कि मुनीबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी हमा जहत है हाँ जी, कि उस पर मुसलसल लिखा जा रहा है और क़यामत तक लिखा हाँ, जाता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब पिछली डेढ़ सदी जो है उसमें इतना कुछ लिखा गया है कि एक खातून है लिज़ले हेज़लिटन, अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं भी चाह रही थी कि मैं मुसलमानों के पैगंबर के बारे में लिखूं, तो क्या जब मैंने बात है। डॉक्यूमेंट्स उठाए तो वो इतने ज़्यादा थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो दुरुस्त तहकीक है वो कौन सी है और जो बीच में शामिल कर दिया गया है वो कौन सा है। तो जब भी सीरत का मामला होता है हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम फिर किस डॉक्यूमेंट पर तवज्जो दें और किस पे एतबार करें। जी, कुछ मशहूर बहुत किताबें हैं, जैसे कि हमारे मतलब पिछले 150 साल में शिबली नौमानी की किताब सैयद सुलेमान नदवी जी, जी, की जो जी, जी। मुकम्मल की उन्होंने, उसके अलावा मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब है। तो बहुत सारे मुसलमानों ने लिखे, अरबी में भी लिखी, फ़ारसी में भी लिखी, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी बहुत सारे लोगों ने लिखी। लेकिन मैं ख़ास तौर पे 9/11 जब के मुसलमानों पर एक ठप्पा लग गया कि ये टेररिस्ट हैं, तो लोगों ने फिर एक हमारे जो ख़जाने थे उसको खंगालना शुरू किया कि क्या वजह है कि क्या वाकई इस्लामी तालीमात ऐसी हैं, क्योंकि इस्लामी तालीमात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल ऐसे ही वसल्लम है। की ज़ात से शुरू हाँ, होती हैं। हाँ। तो वो कौन सा ऐसा दर्स देते थे कि मुसलमान टेररिज्म पे आमादा हो जाते थे, ये उनका सवाल था, अच्छा, यूरोपियन और अच्छा, अमेरिकन का। अच्छा, तो अल्लाह ने कुछ लोगों को वैसे ही एक अक्ल सलीम और कल्ब सलीम दिया होता है, तो उन्होंने जब अपनी सलामती वाले दिल के साथ और सलामती वाली अक्ल के साथ तहकीक की तो वो उस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्रॉफिट ऑफ पीस हैं। अब कैरन आर्मस्ट्रांग जो है उसके बारे में, वो ब्रिटिश राइटर है, उसने बाकायदा प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, इस नाम से किताब जो लिखी, उसमें उसने यही अपना जो मुकदमा है वो पेश किया कि मैं यही देखना चाह रही थी कि क्या वजह है कि आपके नाम पर लोग अपनी जानें आज भी फिदा करते हैं और ऐसी कोई शख्सियत नहीं है और दुनिया की तारीख में। इसके अलावा जो टेररिज्म है उसको क्यों मुंसलिक कर दिया गया है इस अजीम हस्ती के साथ। जी हाँ, तो जब उसने तहकीक की उसने तो ये कहा कि आज 1400 साल के बाद भी अगर किसी की तालीमात रेलेवेंट हैं
आज भी अगर रेलिवेंट है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और ये कैरन आर्मस्ट्रांग ने कहा, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उसकी किताब ये क्या पढ़ बात के। है। उसके अलावा उसने मुनीबा बहुत ही दिलचस्प बात की जो आप ख़वातीन के बारे में, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तखस्सुस था। कहा यह जाता है कि शायद औरतों के हकूक़ महरूम करने के लिए इस्लामी तालीमात को इस्तेमाल किया जाता है, या औरत को जो कुरान हकीम में जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जाता लेकिन है। सबसे ज्यादा उन्होंने औरतों के हकूक के बारे में बात की बिल्कुल है। हाँ। और वो एक मिसाल उसने दी कैरन आर्मस्ट्रांग ने, क्योंकि खुद खातून है तो वो बिल्कुल आपको पता है कि एक मुतसब अंदाज से वो बड़ी होगी इस तरफ, लेकिन जब हकायक उसके सामने आए तो उसने ऑनेस्टी के साथ बयान कर दिया। उसने कहा कि इवन जंगों के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात से मशवरा किया करते थे कि इस जंग की क्या स्ट्रेटजी हो। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि औरत को इतनी अहमियत दी कि आप अपनी जो जंगी मुहिमात हैं उसमें आप शरीक फरमाते थे और आप उनसे मशवरा करते थे। और इस तरह जो है ना, वो कैरन आर्मस्ट्रांग ने मुझे बड़ा हैरान किया। लेस्ली हेज़लेटन जो है उसने बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा कि जब मैंने बहुत सारे सोर्सेज को खंगाला तो मैं कंफ्यूज हो गई कि अब मैं किस पे एतकाद रखूं और किस में एतकाद न रखूं। अल्टीमेटली उसने कहा कि मेरे पास एक फाइनल जो सोर्स था वो था इब्न इसहाक, अल्लामा इब्न इसहाक का। अच्छा। वहीं से सारी जो मालूमात थी, जितनी भी सीरत लिखी गई है आज तक किसी भी ज़बान में, वो हज़रत अल्लामा इब्न इसहाक के बुनियादी डॉक्यूमेंट से ही ली गई हैं। ये उसने किया, ये मेरे लिए एक नई बात थी। दूसरी बात उन्होंने बहुत दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक नबी को ट्रीट करते हुए नहीं लिखा ही नहीं। मैंने ये नहीं अंडरस्टैंड किया कि ये नबी हैं, बल्कि एक ऐसा फ़र्द है जिसने एक मुसलसल मुहिमाती ज़िंदगी गुजारी है, एडवेंचरस ज़िंदगी गुजारी है और अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे। हाँ जी। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, एक मुख्तसर सी ज़िंदगी 63 ईयर्स की ज़िंदगी, उसमें से भी 23 साल की ज़िंदगी है जो दावत वाली ज़िंदगी है, सही है। तो पैगंबर होने के बाद। तो उन्होंने कहा कि ये एक हैरान कर देने वाली शख्सियत है, एक तलिस्माती, एक करिश्माती शख्सियत है कि इतनी जल्दी इतने कम वक्त में इतना इनकलाब बर्पा कर देना। और बल्कि जब आखिरी दिन जब आपका विसाल करीब था तो उसके बारे में लेज़ले कहती है कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वक्त आ गया कि अब ये इनको रेस्ट करना चाहिए। इतनी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, दुश्मन हैं चारों तरफ, कभी कत्ल के बन रहे हैं, मंसूबे बन रहे हैं, कभी कोई रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कभी कोई पत्थर मार रहा है, ताइफ चले जाते हैं, वहाँ पे अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो इस सारी स्ट्रगल के बाद एक इंसान थक जाता है, तो ये भी थक गए और थकने के बाद इनको रेस्ट की ज़रूरत थी। तो जब रेस्ट की ज़रूरत थी तो अल्लाह ताला का पैगाम आ गया कि अब आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ। तो उसमें उसने एक और बहुत दिलचस्प बात की। उसने कहा कि ये जो 40 साल का ज़माना है, 40 साल की एज, ये उस ज़माने में बहुत कम लोग होते थे जो 40 साल तक पहुंचते थे। अच्छा। बल्कि उसने कहा कि सुपर पावर उस वक्त रोम थी, और सुपर पावर रोम जिसमें कि हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होती हैं, उसमें भी बहुत कम लोग, 10% शायद इंसानी आबादी का जो ना 40 की तक पहुंचता था। इसलिए 40 बड़ी मिस्टीरियस उम्र थी। जो 40 को पहुंच जाता था उसको मुबारकबाद दी जाती थी और वो कहते थे कि आपने एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। तो एक उस इलाके के हवाले से अगर आप देखें तो वहाँ पर ये मौजूद था कि कि इस उम्र तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कोई ऐसा स्पिरिट होना चाहिए, वरना तो कोई छोटा सा कट, वो कहती है कि छोटा सा कट इन्फेक्शस हो जाता था और वो जानलेवा साबित होता था। ऐसे ही है। ऐसी बातें इन खवातीन ने और इन जो मगरिब के जिन्होंने ये कहा कि 9/11 के बाद हम देखें तो सही कि मुसलमानों के पीछे कौन सी ताकत है, उनमें से अक्सर लोगों ने यही नतीजा निकाला कि मगरिब को भटकाया गया है उन मुस्तशरिकीन ने, यानी वो जो होते हैं इनको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट्स। अच्छा। ओरिएंटलिस्ट्स ने मिस इंटरप्रेट किया है बहुत सारा हुजूर की तालीमात को। वो तो अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9/11 में किया गया, वो स्टिल अभी भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बल्कि जब पाकिस्तान अभी बना नहीं था तो सर विलियम मयूर, अच्छा, ये ज़ाहिर है सर का खिताब उनको मिला हुआ था, तो उन्होंने बड़ी एक अजीबोगरीब जो है ना डॉक्यूमेंट शाया की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में। फिर उनके रद्द के तौर पे सर सैयद अहमद ख़ान सामने आए और उन्होंने आके बड़ी मुफस्सल अंदाज में उनका जवाब दिया। और वो जो सर सैयद अहमद ख़ान का डॉक्यूमेंट है वो भी आप सीरत के तनाजुर में ही उसको देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सर विलियम मयूर को बड़ा साइलेंसिंग आंसर दिया। तो ये हमेशा आपने सही फरमाया, हर दौर में ये कोशिशें होती रही हैं और हर दौर में इसका रद्द भी होता रहा है। मुसलमान मतलब सोए नहीं हुए, तहकीक करते हैं, जागते हैं, जवाब देते हैं। वरना ये अगर ऐसा ही होता कि उनका प्रोपेगेंडा का कोई होता तो आज हम 1.5-2 अरब इंसान ना होते। ऐसे ही है। अभी भी वो देखें ना, इस्लामोफोबिया कितना ज़्यादा ये अभी भी पनपता है, ये चीज़ों को अभी भी हाईलाइट किया जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद उनको अभी भी डर है कि मुसलमान गालिब ना आ रहे हैं उनके ऊपर। बिल्कुल,
ये बात है वो, बल्कि डॉक्टर असरार साहब के पिछले हम कह रहे थे कि पिछले 2 दहाइयों में जिन्होंने लिखा, रहीकुल मखतूम एक किताब है, फिर डॉक्टर असरार साहब की किताब है, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब का भी ये कहना है, और अक्सर बल्कि अल्लामा इकबाल का ये कहना है, डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम का ये कहना है, और असरार साहब का ये कहना है कि इस्लाम का जो बुनियादी सीड है जिससे इस्लाम का पूरा शजर फलता फूलता है वो है तौहीद। तौहीद एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको मालो दौलत से बेनियाज कर देती है। जब अल्लाह ताला के साथ आप लौ लगाते हैं तो आप एक रंग में रंगे जाते हैं। फिर जब आप खुदा को वाहिद हस्ती मानते हैं तो आप नस्ल इंसानी को भी वाहिद ही मानते हैं, नौ इंसानी को भी वाहिद ही मानते हैं। उसमें कोई भट्टी, कोई बट, कोई राना, कोई कुम्हार, कोई चमार, कोई मिस्त्री, कोई तफरीक नहीं, कोई जात नहीं आ जाती। बिल्कुल। तो ये जो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी है, इससे खौफजदा हैं वो लोग जो दौलत के पुजारी हैं, जिन्होंने बैंक भरे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे माल के बराबर ये वाला बंदा जो हमारा नौकर है, ये कैसे हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो इसकी वजह से फिर इस्लाम की तौहीद पे होते हैं, हमले होते हैं, और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में इस तरह की जो दरीदा दहनी का मुजाहरा करते हैं ये लोग। तो इसलिए हमें एक होना चाहिए। जी बिल्कुल। जितने भी मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं, हमें एक होना चाहिए। तौहीद का जो अलम है उसको हमें बुलंद करना चाहिए और आगे लेकर चलना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी के मुतालिक प्रोफेसर साहब आप कुछ ऐसी तसानीफ होंगी जिनका रिव्यू भी हमें देंगे आने वाले दिनों में, कुछ किताबें जो हमारे साथ और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। आज का सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू की है। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।